चीन से तनाव के बीच अचानक लेह पहुंचे पीएम मोदी। 11,000 फीट की ऊंचाई से चीन को दिया सख्त संदेश। कहा, विस्तारवाद का युग खत्म, ये विकासवाद का समय है। तो वहीं 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की पहली देसी वैक्सीन। 7 जुलाई के बाद शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। भारत बायोटेक बना रहा वैक्सीन। तो वही देश में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 20,000 नए कोरोना केस आए सामने। 6,25,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। हमले में 8 पुलिसकर्मी हुए शहीद। पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया। बदमाशों की तलाश तेज। जिले की बॉर्डर हुई सील। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। 8 साल पहले केरल के समुद्री तट पर इटली के 2 नौसैनिकों द्वारा मछुआरों को गोली मारने के मामले में इन नौसैनिकों पर भारत में नहीं बल्कि इटली में मुकदमा चलेगा। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने इस मामले में भारत के लिए मिला जुला फैसला आया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में भारत के क्षतिपूर्ति के दावे को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि भारत मछुआरों की मौत के लिए मुआवजे का हकदार है और हर्जाना की राशि तय करने के लिए भारत इटली से बात कर सकता है। अदालत में अपने बचाव में इटली के मरीन्स ने कहा कि उन्होंने भारत के मछुआरों को भूलवश समुद्री लुटेरा समझ लिया था और फायरिंग की थी। इटली ने कहा कि उनके नौसैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में फायरिंग की थी। तो वही फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के आवास एलिसी पैलेस ने इस खबर की पुष्टि की है। एडोर्ड फिलिप्स के इस्तीफे के बाद सरकारी फेरबदल होने की उम्मीद है। जब तक एक नया मंत्रिमंडल का नाम सामने नहीं आता है तब तक फिलिप्स सरकारी मामलों को संभालते रहेंगे। बीते कुछ दिनों से अटकलें थी कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। ये फेरबदल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपनी गिरती साख को बचाने और मोहभंग मतदाताओं को दोबारा दिल जीतने के लिए करने वाले थे। पीएम एडोर्ड फिलिप की कोरोना संकट के दौरान काफी आलोचना की गई। बहरहाल जून के मध्य से ही पीएम एडोर्ड फिलिप के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी, जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया कि वो अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ सुधार करना चाहते हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सरकार का गठन करते हैं। तो आज अचानक लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया है। भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया है, मानवता को विनाश करने का काम किया है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो जाए तो उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए जरूरी हथियार हो या फिर आपके लिए साजो सामान, इन सब पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 3 गुना कर दिया गया है। माता और दूसरी वे वीर माताएं, दूसरी वे वीर माताएं
जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है, मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। देश मामलों के जानकार अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी अरविंद जी, लेह का दौरा आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया, देश के जवानों को संबोधित किया, उनका मनोबल यहां पर प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। एक हिमालय से हुंकार यहां प्रधानमंत्री ने भरी है। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री का पूरा ये लेह लद्दाख का दौरा? आयुषी जी, प्रधानमंत्री का यह दौरा जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है। यह कई संदर्भों को समेटे हुए भी है। एक तो पिछले दिनों गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक घायल हुए, चोटिल हुए, कहीं ना कहीं जो है उनके मनोबल को ऊंचा उठाने के दिशा में भी एक कारगर पहल है। साथ ही घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने संकेत देने का काम किया है। घरेलू स्तर पर जो बार बार जो मुद्दे उछाले जा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी चीन को लेकर के कहीं कुछ बोल नहीं रहे, क्या वजह है, तो उन्होंने 11,000 फीट की ऊंचाई पर जा करके अपने हौसले को हजारों फीट ऊंचाई और सैनिकों के मनोबल को हजारों फीट ऊंचाई से रेखांकित कर दिया है, दर्शा दिया है कि हमारे देश के जो जवान हैं उनके साथ जो है देश की सरकार जो है शीर्ष नेतृत्व जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ी है। जवानों के बीच जा करके उनकी माताओं को नमन किया, उन वीर पुरुषों को नमन किया तथा यह भी रेखांकित किया कि आपकी ऊर्जा को लेकर के हम जा रहे हैं और यह ऊर्जा जो है देश के मनोबल के काम में आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत गया है कई मायने में महत्वपूर्ण है। देखिए, चीन की तरफ से अभी स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि भारत और चीन के बीच में जो है जो बातें चल रही है, इस दरमियान कोई ऐसी बात ना हो भारत की ओर से जिससे जो स्थिरता को खलल पड़े। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का जो सख्त संकेत है वह चीन के मनोबल को डाउन किया है। तो यह विश्व समुदाय में भी एक संदेश गया है कि भारत जो है जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ तंग करके खड़ा होने की अगर किसी में कुवत है तो भारत में है। प्रधानमंत्री जी ने इसे साबित किया है। दूसरी महत्वपूर्ण, आपको याद होगा फरवरी 2014 में नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पड़ोसी देशों को विस्तारवादी नीति का त्यागना होगा। उसी बात को उन्होंने आज भी दोहराया है। तो कई मायने में इनका जो है सख्त जो है संदेश गया है और भारत जो है पूरी तरह से दिखा दिया है कि आज का नया भारत जो है आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं और किसी की विस्तारवादी नीति का मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा। जी बिल्कुल। अरविंद जी, अगर ध्यान से प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा जाए तो एक शब्द का यहाँ पर बार बार इस्तेमाल उन्होंने किया है, विस्तारवाद का। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी देश इससे पहले विस्तारवाद की नीति पर चले हैं कहीं ना कहीं आज उनका विनाश हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि साफ तौर पर एक सख्त संदेश यहाँ पर या फिर चीन को यहाँ पर आईना उन्होंने अपने इस संबोधन से दिखा दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज देखिए, उन्होंने बार बार कहा कि अब जो युग है जो विस्तारवाद का नहीं है विकासवाद का, यानी विकास की दिशा में आगे बढ़ करके जो है हम देश की सेवा, विश्व की सेवा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी विस्तारवाद की दिशा में आगे बढ़ा उसका मिटना तय है और मिटा है। उन्होंने कहीं जो है जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी और जो उस समय मध्य काल के और जो विश्व युद्ध के समय की जो शक्तियां थी जो विस्तारवाद में लगी थी, जो उनको करारा जवाब मिला, उसके संदर्भ में उन्होंने यह बात कही है और चीन को चेताया भी है। और एक किस्म से उन्होंने चीन को संकेत दिया कि अगर आप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो भारत जो है आपके साथ कंधा मिला करके चलेगा। देखा भी गया कि 18 बार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए चीन के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है दोस्ती गांठने की पूरी जुगत की, लेकिन इसके बावजूद भी जो पीठ में छुरा घोंपने की चीन की प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं जो है उसको जो है प्रधानमंत्री जी पूरी तरह
तरह से अपनी बातों के जरिए सुनिश्चित कर दिया है कि अब भारत बदल रहा है, धोखे का जवाब जो है उसका करारा दिया जाएगा कि विकास के और विस्तारवाद के मसले पर जो अंतर स्पष्ट करना होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने संबोधन में जिक्र कर दिया है कि आने वाले समय में भारत किसी से डरने वाला नहीं, अगर दोस्ती निभाना यहाँ जानता है तो दुश्मनी निभाना भी साफ तौर पर जानता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, आज एक बार फिर बॉलीवुड के लिए एक बुरी खबर है। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में उनका निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। उन्हें बांद्रा स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां देर रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनका कोविड-19 का टेस्ट फिलहाल नेगेटिव आया है। वे 71 साल की थी। सरोज खान के परिवार से जुड़े सदस्यों ने दावा किया था कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा था और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाता, लेकिन अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। 4 दशक के लंबे करियर में सरोज खान को 2000 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी करने का श्रेय भी हासिल है। सरोज खान को अपनी कोरियोग्राफी की कला के चलते 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ ही संजय लीला बंसाली की फिल्म देवदास में डोला रे गाना के लिए उन्हें कोरियोग्राफी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब के यादगार आइटम सॉन्ग 1, 2, 3 और साल 2007 में आई फिल्म जब वी मेट के सॉन्ग ये इश्क के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन में अभी भी बड़ी संख्या में लोग भारत में फंसे हैं। भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया, लेकिन कई भारतीय ऐसे भी हैं जो भारत में फंस गए हैं, जबकि उनका परिवार विदेश में रहता है। इस बीच भारत और यूएई विमान कंपनियों के बीच झगड़े की वजह से फंसे लोगों की दिक्कतें अब काफी बढ़ गई है। कोरोना संकट के बीच नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच विमानन झगड़े की वजह से भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए जाने वाली विशेष प्रत्यावर्तन उड़ान खाली हो रही है। अब वे यूएई में फंसे उन भारतीय नागरिकों को लाएंगे जो कि स्वदेश वापस लौटने में सक्षम नहीं हैं। इस बीच कई लोग भारत में फंसे हैं जो कि विदेश में अपने परिजनों के पास जाना चाहते हैं। एक परिवार है जो कि लॉकडाउन के बाद से अलग हो गया है। रत्ना वड्डापल्ली अपने बच्चों से दूर हो गई हैं और वो भारत में फंसी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कानपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायल पुलिसकर्मियों से भेंट की। दरअसल हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के गांव दबिश देने के दौरान मुठभेड़ हुई थी, जहां यूपी के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसके बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के साथ ही शीर्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायल पुलिसकर्मियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को उनकी बहादुरी पर सराहा और उनका हौसला भी अफजाई किया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अब ये अधिकारी तभी कानपुर वापस जाएंगे जब तक ये टीम विकास दुबे को पकड़ नहीं लेती है या फिर मुठभेड़ में धाराशायी नहीं कर देती। उन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर सख्त आदेश दिए हैं और कहा है कि सभी आला अधिकारियों से कि जब तक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे खत्म न हो जाए तब तक घटनास्थल पर ही कैंप करें। दरअसल इस घटना से अपराधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती दी है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए हैं और बेहद गंभीरता से इस मामले को लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुबह जैसे इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश देकर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। तो वहीं आनंद फानन में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को घटनास्थल पर रवाना किया गया। तो फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाएं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे और बात करते हैं जयपुर की, जहां जयपुर की पुलिस अब और भी ज्यादा हाईटेक हो गई है। जयपुर के थानों को नई पीसीआर और सिग्मा मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस की गश्त में ये हाईटेक गाड़ियां महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी। आपको बता दें कि थानों की पीसीआर काफी ज्यादा खटारा हो गई थी, जिसके चलते पीसीआर की मांग लगातार पुलिस महकमे में बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने नई पीसीआर और सिग्मा को हरी झंडी दिखाई। वहीं थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने। राजधानी जयपुर की पुलिस अब और भी ज्यादा हाईटेक हो गई है। कल सीएम अशोक गहलोत ने 70 नई पीसीआर थानों को दी है। पीसीआर काफी ज्यादा हाईटेक है, इनसे पुलिस नाकाबंदी और गश्त करती है उसमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। कई सारे फीचर्स अत्याधुनिक इस पीसीआर में है। खुद मानवेंद्र जो कि थाना अधिकारी है बाजार नगर, आज अवलोकन कर रहे हैं और अभी इलाके में निकले भी है। किस तरह से ये पीसीआर डिजिटल है, हाईटेक है, कितनी मदद पुलिस को मिलेगी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। सर, इस पीसीआर में क्या कुछ खासियत है? पीसीआर अत्याधुनिक है। इसमें एमडीटी लगा हुआ है, जिससे कंट्रोल रूम से तुरंत इतला इस पर आ जाती है कि इलाके में किस लोकेशन पे क्या वारदात हुई है। वहाँ तुरंत पीसीआर अपनी टीम सहित पहुँच जाती है और जो भी वारदात होती है उसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा इसमें बोलने के लिए स्पीकर लगा हुआ है, जिससे पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए सुविधा रहती है। कंट्रोल रूम से वायरलेस सेट से कनेक्टेड है ये। इसके अलावा ऊपर इसके कैमरा लगा हुआ है, जिस कैमरे से आसपास की सराउंडिंग को कैप्चर किया जा सकता है। कोई भी एक वारदात हो रही है उसको कैप्चर किया जा सकता है, तो डायरेक्ट कंट्रोल रूम में लाइव आता है और इसमें भी है, डायरेक्ट इसमें कनेक्टेड है। सर, एक ये भी है ना कि कई बार जीपीएस भी लगा होता है, जीपीएस से लोकेशन भी अपन देख सकते हैं कि अपनी पीसीआर इलाके में कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। कंट्रोल रूम में इसका लाइव लोकेशन पीसीआर का चलता रहता है। जितनी भी पीसीआर है इसमें कहाँ आपकी पीसीआर इस समय है, इसको लाइव देखा जा सकता है कंट्रोल रूम में। सर, पुरानी पीसीआर की बात करें तो पुरानी पीसीआर काफ़ी ज़्यादा खटारा हो चुकी थी, कई बार धक्का देके स्टार्ट करनी पड़ती। तो नई पीसीआर की लगातार मांग थी, ना सिर्फ पीसीआर की बल्कि जो सिग्मा है उनकी भी। तो कितनी मदद पुलिस को होगी इससे? सर, इससे पुलिस को बहुत मदद होगी, क्योंकि पहले वाली पीसीआर जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए कई बार ख़राब हो जाती थी और ख़राब होने के कारण काम करने में थोड़ी असुविधा रहती थी। लेकिन अब सरकार ने जो नई पीसीआर और नई सिग्मा मोटरसाइकिल दी है, उससे काम करने में काफ़ी आसानी रहेगी। सर, आखिरी सवाल, आज आप इलाके में भी निकले हैं, अवलोकन किया है, किस तरह से आपकी नाकाबंदी रहती है, आपकी थाने की, आपकी पीसीआर की रोजाना, किस नाइट ड्यूटी में रहते हैं? पीसीआर में राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है स्टाफ की। एक अधिकारी, 2 जवान लगाए जाते हैं हथियार सहित। वो इलाके में किसी भी सूचना पे इमीडिएट 5 मिनट में रिस्पॉन्स देते हैं और तुरंत कवर करते हैं। और कभी कभी इसको अन्य कार्यों में भी, नाकाबंदी वगैरह एवं दूसरे कामों में भी, दबिश वगैरह में भी काम में लिया जाता है, जो बहुत ही एक अच्छी पुलिस के लिए इमदाद है। तो वाकई ये जो पीसीआर है काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जयपुर पुलिस इसी तरह से हाईटेक होती रहे, ताकि पुलिस का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता है और उसके साथ अपराधियों में जो खौफ होता है, पुलिस की पीसीआर जब पहुंचती है तो खौफ बनता है, वो भी लगातार बना रहे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पहल अधिकारी द्वारा, सीएम द्वारा होती रहे और इस तरह से पुलिस का मनोबल बढ़ता रहे। उम्मीद करते हैं कि ये पीसीआर आने के बाद पुलिस हमारी हाईटेक होगी और अपराध में कम करने भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होगी। सहयोगी जितेश के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
तो वही दूसरी तरफ प्रदेश में करीब 3 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 2 के तहत उत्तराखंड सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए प्रदेश में शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। राजधानी देहरादून में शॉपिंग मॉल खुलने के बाद से मॉल्स में किस तरीके का माहौल है, इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने। हम खड़े हैं राजधानी देहरादून के एक मॉल में, जहां अक्सर लोगों की आवाजाही देखा करती थी। अक्सर लोग यहां पे खरीदारी करने आया करते थे और कोविड-19 की वजह से जो जितने मॉल्स हैं उनको बंद करने के लिए पहले जो कहा गया था, अब खुलने की परमिशन मिल चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे लोगों की भीड़ बिल्कुल बहुत कम दिखाई दे रही है पहले के हिसाब से। जिस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी कपड़ों के शोरूम्स हैं, काफ़ी यहाँ पे एक कॉफ़ी की दुकान है, यहाँ पे हमेशा लोग बैठा करते थे। और जिस तरह से आगे दुकानें हैं, तो जिस तरह से देखने में यही आ रहा है कि बिल्कुल भीड़ नहीं है पहले की तरह और काफ़ी कम लोग हैं, काफ़ी इक्का दुक्का लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और शाम के टाइम में भी यही हाल है। और देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ, पूरा एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है। और अगर मैं आपको ऊपर भी दिखाना चाहूँगा तो ऊपर भी जो बिल्कुल दुकानें हैं जो हैं वो सब कुछ बिल्कुल सुनसान पड़ा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल 1-2 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी दुकान वाले हैं, शॉप्स वाले हैं, जो शायद से इंतजार कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आएगा उनके यहाँ पे। लेकिन देखने वाली बात यही है कि अब लोगों के अंदर जो एक खौफ है वो बिल्कुल बना हुआ है। जिस तरह से मॉल्स के अंदर भीड़ लगी रहती थी, तो लोगों को पता है कि मॉल्स में भीड़ बनाने से उनके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। तो लोग मॉल्स में इस तरह से आने से बच रहे हैं। पर हाँ, ज़रूर 2-3 लोग ज़रूर मॉल में आ रहे हैं, सामान खरीदने आ रहे हैं और उसके बाद चले जा रहे हैं। और शाम के समय, जैसे कि हमने पता किया यहाँ पे किसी से, तो उनका भी यही कहना है कि शाम के समय पे भी 2-3 लोग आ रहे हैं और उसके बाद चले जा रहे हैं। तो ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही। हाँ, 4 बजे के बाद थोड़ा अभी के हिसाब से थोड़ा हल्के से लोग थोड़ा बढ़ जा रहे हैं, यही सुनने में आ रहा है। पर देखने वाली बात यही है कि इससे जो है व्यापारी को भी काफ़ी नुकसान उठाना जो पड़ा था वो भी अभी कवर होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि शॉप्स तो खुल चुकी हैं पर व्यापार में जो है वृद्धि वो बिल्कुल अभी दिखाई नहीं दे रही। तो ज़रूर शॉप वालों को भी इसका इंतज़ार रहेगा मॉल्स के अंदर भी कि जल्द से जल्द ये वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो पाए। और उसके बाद जो लोग हैं पहले की तरह जैसे आया करते थे मॉल्स में, परिवार के साथ घूमने भी आते थे और सामान भी खरीदते, तो एक जो पहले की तरह जो खुशनुमा एक जो माहौल सा बना रहता था मॉल के अंदर, वो दोबारा शुरू हो सके। और उसके बाद इन लोगों का व्यापार फिर से जो है पहले की तरह पटरी में आ जाए, जिससे कि इनको जो इतना नुकसान जो झेलना पड़ा है उसको कहीं ना कहीं ये भरपाई कर सकें। और साथ ही साथ यही मॉल वालों की भी और दुकानदारों की भी उम्मीद रहेगी कि आगे आने वाले समय पे यहाँ पे भीड़ देखने को मिले और जो है भीड़ से लोग जो है पहले की तरह एक माहौल बन सके और दुकानदारों की जो सामान की बिक्री है वो पहले की तरह हो सके। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उत्तराखंड सरकार के 4 धाम देवस्थानम एक्ट को लेकर खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें रुलक संस्था के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि सेक्युलर मैनेजमेंट और रिलीजेस 1899 में ही अलग कर दिए गए थे और सेक्युलर मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल राज्य को दिया गया था। आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं और हमारे आर्गुमेंट्स आज शुरू हुए हैं। हमने कोर्ट के सामने इस बद्रीनाथ धाम की और इनकी हिस्ट्री रखी है और उसमें हमने कोर्ट के सामने पॉइंट पहला ये रखा है कि ये जो सेकुलर मैनेजमेंट और रिलीजियस मैनेजमेंट 1899 में ही अलग कर दिए गए थे। ये कोई आज नई बात नहीं हो रही है। 1899 में हाई कोर्ट ऑफ कुमाऊं ने स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेम की थी। उसमें सेकुलर मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स टेरी स्टेट को दिया गया था और बाकी रिलीजियस मैनेजमेंट वहाँ के पंडित पुरोहितों को दिया गया था। उसके बाद फिर जब 1933 में मदन मोहन मालवीय जी ने एक बहुत लोगों जनता में अपील की, उस वजह से एक बड़ा मूवमेंट चला और 1939 में दी देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड दिस एक्ट। और इस एक्ट के ऑब्जेक्ट्स में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है और पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। तो वही उत्तराखंड के हरिद्वार में ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली निजी कंपनी में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां कंपनी के हरिद्वार प्लांट में लाखों लीटर सैनिटाइजर लाइसेंस मिलने से पहले ही बनाकर सप्लाई कर दिया गया। तो वहीं आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 लाख लीटर सैनिटाइजर जब्त किया है। विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और कंपनी के प्लांट हेड है जो यहाँ पे, उनको गिरफ्तार किया गया है।
जेल भेज दिया गया सर? हाँ जी। कितनी बड़ी संख्या में सर मात्रा में वहाँ पर जो सैनिटाइजर तैयार किया होता है, कितनी मात्रा रही है? 96,000 लीटर हमारे द्वारा, लगभग 96,000 लीटर हमारे द्वारा सीज किया गया है और इनके द्वारा जो निर्माण किया गया टोटल वो 7,30,000 बल्क लीटर के आसपास। तो वहीं अगली खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां देर रात हुई मामूली बारिश के बाद नगरपालिका द्वारा साफ सफाई के लिए अनुबंधित की गई निजी कंपनी की पोल खुल गई। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में कंपनी ने अपनी जैविक खाद बनाने के बॉक्स लगा रखे हैं। उन्हीं बॉक्स में से कीड़े निकलकर सब्जियों तक पहुंच गए, जिसे लेकर बुध बाजार क्षेत्र के आसपास लोगों और व्यापारियों ने हंगामा किया। मैंने गंदगी देखी और मैंने एनडी तिवारी जी को फोन किया है। उन्होंने ये कहा कि मैं अभी ब्लीचिंग पाउडर ला के छिड़कवा रहा हूँ, लेकिन ये साफ सफाई का जिम्मेदारी इन्हीं की रहती है। और इनको मैंने पहले भी एक बार 2 बार फोन कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आते हैं, अपना काम करके निपट जाते हैं। इन्होंने यहाँ जो अनावश्यक रूप से यहाँ गंदगी फैला रखी है, ये इनका कहना है कि हम यहाँ जैविक खाद बनाते हैं, लेकिन ये जैविक खाद बनाने की जगह नहीं है। यहाँ सारा पूरा बाजार लगता है, सब्जी बाजार लगता है, सारे जो कीड़े वहाँ के रेंगते हुए वहाँ सब्जी के अंदर पहुँच रहे हैं और वही लोगों के घर जाते हैं। तो वही उत्तराखंड की जसपुर पुलिस ने 2 दिन पूर्व दिन दहाड़े हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व बाजार चौकी के पास चौराहे पर गुच्छन खां की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए इसका खुलासा किया। 6 बजे घटना हुई थी जसपुर में, जो लोकल वहाँ जो CCTV लगे थे उसमें कैद हो गई थी। इसमें गुच्छन खां नाम के एक व्यक्ति थे, 60 वर्षीय, इनकी चाकू से हत्या कर दी। इनके बेटे शोएब के द्वारा इसमें तहरीर दे करके मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो मुलजिम हमारे CCTV फुटेज में सामने आ रहे हैं वो रिजवान और नौशाद है। बेसिकली इसमें जो पैसे के लेन देन का मामला था, ये लोग लकड़ी कटान का काम करते थे। चारों मुरादाबाद जो है काठ में इन्होंने लकड़ी कटान का काम किया था, जिसमें रिजवान, नौशाद, अकरम और दानिश, इन चारों की जो दिहाड़ी 1500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बची हुई थी और गुच्छन खां ने वो देनी थी। क्योंकि वो लकड़ी का कटान अवैध था तो गुच्छन खां उसमें पकड़ा गया था और वो जेल चला गया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर के कुलड़िया वाली ढाणी में एक व्यक्ति घरेलू कलह के चलते अपनी ही बेटी और पत्नी को उसने मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान कुल्हाड़ी से किए गए प्रहार से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पूर्व जब यूपीए की सरकार थी, हमारी सरकार थी, उस समय जब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती थी तो किस तरीके के नारे और किस तरीके के वक्तव्य भाजपा के लोगों ने देने का काम किया है। जब हम सरकार में थे उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चा तेल जो है अपने उच्चतम दर पर था, फिर भी जो है हमारी सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रित रखने का काम किया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम अपने न्यूनतम स्तर पर है, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार में तो सरकार ने जो है जिस तरीके से बस किराया में दुगना और तिगुना बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया है, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर आम जन आंदोलन रहते हैं। कुछ दिनों तक दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा करने के बाद अब अधिकांश दुकानदार मनमानी पर उतर आए हैं। शहर क्षेत्र के अधिकांश दुकानों से रेट लिस्ट गायब है। रेट लिस्ट ना होने से दुकान स्वामी सब्जी सहित कई अन्य वस्तुओं को मनमाने रेट पर बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुकानों में लिस्ट नहीं लगी है। हमारे जितनी परचून की दुकानें आज भी आप देख जाएंगे तो आज भी दुकानों में आपको लिस्ट लगी भी लगी। हाँ, जहाँ तक सब्जी की दुकानों की बात है, कुछ लोगों ने तो लगी है, लेकिन वो लिस्ट जो है वो पुरानी वही टंगी हुई है, अभी तक वो परमानेंट ही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सब्जियों के दाम है वो 2-3 दिन में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर वो दरें निर्धारित की गई थी उस समय मंडी समिति से के उससे। तो ऐसी अगर कोई शिकायत आ रही है तो इसमें फिर दोबारा पुनः इसमें कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। Thank you.